Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is most merciful and beneficial. GM Samad is here, your mathematic tutor. Today I am going to discuss distance formula and other topics. So let's start, guys. मोस्टली डिस्टेंस फार्मूला पे कोई ना कोई एमसीक्यूज पूछ लेते हैं क्योंकि ये छोटा फार्मूला है और यहाँ पे मोस्टली ये डिस्कस किया जाता है और पूछा जाता है। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? ये है d is equal to r into t. d is equal to r multiply by t. एक डिस्टेंस फार्मूला होता है d is equal to लॉजिकल minus x1 whole square plus minus 1 whole square. ये रेडिकल अंदर है सारा। एक ये फार्मूला होता है, लेकिन ये फार्मूला जब यूज करते हैं जब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में आता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये एक रेट और टाइम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके लिए ये फार्मूला पूछा जाता है। किस तरीके से होगा? फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपको रेट गिवन होगा, फॉर एग्जांपल रेट इज गिवन है आर इज इक्वल आपको 2 है और टाइम आपको फॉर एग्जांपल टाइम आपको गिवन है 3 सेकेंड। तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करोगे? d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या आंसर आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो डिस्टेंस क्या है? 6 मीटर हो या सेंटीमीटर में जो भी हो, इस तरीके से डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। उसके अलावा ये जो फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये मोस्टली एमसीक्यूज में एज ए फार्मूला पूछा जा सकता है, लेकिन कोई इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता, एमसीक्यूज नहीं आ सकता क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे एमसीक्यूज बहुत ही कम पूछते हैं। आगे मूव करते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसपे हम डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्री में क्या क्या पूछा जाता है। द पेरीमीटर मोस्टली पूछा जाता है। द पेरीमीटर ऑफ अ ज्योमेट्रिक फिगर इज द डिस्टेंस अराउंड इट और द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स। पेरीमीटर क्या है? कि डिस्टेंस, जो भी जियोमेट्रिक फिगर का डिस्टेंस होता है उसकी टोटल डिस्टेंस होता है वो पेरीमीटर है, या इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि लेंथ का एक सम है, जो भी साइड्स होंगे उस साइड्स के हम सम लेंगे तो वो क्या है? पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पेरीमीटर देख रहे हैं किसके? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर क्या होगा? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द लेंथ प्लस 2 टाइम्स द विड्थ। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है वो क्या है? लेंथ और विड्थ पे टोटली लाई करता है। ये आपको पता है, इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ है। ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है, दोनों विड्थ इक्वल होंगे। उसके अलावा ये भी लेंथ है तो ये भी लेंथ है, दोनों लेंथ इक्वल होंगे। क्या करेंगे कि पेरीमीटर जब फाइंड करेंगे, आपको पता है 2 विड्थ है तो हम क्या करेंगे? 2l प्लस 2w। इट मीन्स के 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स विड्थ अगर हम इसका जो निकालेंगे तो वो क्या होगा? पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से पूछ सकता है, आपको पूछेगा कि पेरीमीटर क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा है कि लेंथ जो है वो 2 है और विड्थ जो है वो, लेंथ आपको 3 दे रहा है और विड्थ आपको 2 दे रहा है। ठीक है गाइस? तो पूछेगा पेरीमीटर क्या? आपको पता है कि पेरीमीटर का फार्मूला ये वाला है। इस तरीके से करेंगे, P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ है। तो लेंथ क्या है? 3 प्लस 2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो P इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, L प्लस W हो जाएगा। ठीक है? तो ये कितना होगा? 5। तो P इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। तो ये अपना क्या निकला है यहाँ पे? पेरीमीटर। इस तरीके से हम पेरीमीटर करते हैं। आगे मूव करते हैं। ये पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर का पूछ सकता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपको जस्ट कोई भी एक साइड दे दे कि आपको बता रहा है कि लेंथ उसकी क्या है? 2 है। तो आपको पता है फार्मूला क्या है पेरीमीटर का? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ और विड्थ, और कोई भी साइड हो सकती है, 4 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर साइड। सो P इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, फॉर एग्जांपल लेंथ 2 मिली हुई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो पेरीमीटर क्या मिला अपन को?
ये होगा 8 पेरीमीटर। इस तरीके से हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। आगे मूव करते हैं कि एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन स्क्वायर यूनिट्स सिंस इट्स टू डायमेंशनल। क्या होता है कि एरिया क्या होता है, सिंपली एरिया, फार्मूला एरिया के डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज, ये रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। एरिया जो होता है वो मोस्टली हर फिगर का अलग होता है, जैसे कि ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला अलग है, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला अलग है, इस तरीके से हम फार्मूला डिस्कस करते हैं। स्क्वायर का अलग है, तो ये फार्मूला किसका है, रेक्टेंगल का। और अगर हम एरिया फाइंड करेंगे किसका, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस, इट मींस एस स्क्वायर। इसका क्या मकसद है, कोई भी लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर लेंगे तो वो उसका एरिया निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा है कि एक स्क्वायर है, उसकी लेंथ क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो ये क्या है, उसकी फाइनली जो एरिया निकला वो क्या है, 4 मीटर स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो 2 टाइम्स होगा इस वजह से। उसके आगे मूव करते हैं। उसके बाद द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज वन हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द हाइट। क्या है कि एरिया, मैंने आपको बताया कि हर फिगर के एरिया का फार्मूला अलग होता है। यहाँ पे क्या है कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि उस हाइट की हम 1/2 लेते हैं। किस तरीके से, इजी फार्मूला है, ए इज इक्वल टू हाफ बी मल्टीप्लाई बाय एच, इट मींस बिट मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपको पूछ सकता है एक फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल आपको बी मिला हुआ है 2 और बी मिला हुआ है 2 और आपको एच मिली हुई है, आपको पूछेगा क्या है इसका जो एरिया निकले, क्या आपको पता है कि फार्मूला पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 फार्मूले का आ गया। उसके बाद क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय, तो 2 से 2 कैंसिल, ए इज इक्वल टू क्या आया 3, उसका एरिया क्या निकला है 3 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। The sum of all 3 angles in any triangle always equal to 180 डिग्री। ये मोस्टली एमसीक्यू इस लाइन, जो लाइन दी हुई है, इस सेम लाइन को कॉपी पेस्ट करके पूछते हैं कि the sum of all 3 angles in any triangle always equal to 0। पूछते हैं कि जो सम होगा किसी भी ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। ये आपको ऐसे ही पूछते हैं, ये सेम इस तरीके से पूछते हैं। उसके बाद किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है कि एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस जेड नॉट, ये क्या डिग्री में एंगल्स दी हुई है, ठीक है। ये 3 एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री। आपको पूछ रहा है कि अगर पूछ रहा है कि आपको वाई जो एंगल है वो फॉर एग्जांपल आपको एक्स एंगल है जो वो दे रहा है आपको 20 डिग्री, और आपको जेड एंगल है फॉर एग्जांपल वो दे रहा है 30 डिग्री। पूछ रहा है कि इसमें अब y की वैल्यू फाइंड करें। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं अपन, आपको पता है कि 20 प्लस y की फाइंड करनी है डिग्री, और प्लस z मिला हुआ कितना 30, तो इक्वल किसके है 180 के, 180 डिग्री के। तो ये सम करेंगे, ये हो जाएगा 50 प्लस y इक्वल टू 180। जब 50 इस साइड है इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, 180 से जब 50 माइनस होगा क्या बचेगा, 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30, तो 130 इसका आंसर आ जाएगा। तो y की एंगल कितनी होगी 130। इस तरीके से ये एमसीक्यू पूछा जाता है। ये मोस्टली एमसीक्यू जो छोटा है, बस 10-15 सेकंड का। उसके बाद राइट एंगल इज अ ट्रायंगल विथ 90 डिग्री, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि राइट एंगल कौन सा होता है, डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल पूछा जाता है कि राइट एंगल कौन सी फिगर होती है। वो राइट एंगल फिगर है, वो ट्रायंगल है जिसकी एंगल जो वन एंगल कितनी होना चाहिए, 190 डिग्री की होना चाहिए, वो राइट एंगल होगा। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल। जो हाइपोटेन्यूज होगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज जो ऑलवेज राइट एंगल के अपोजिट होगा, जो भी अपोजिट साइड होगी वो उसका हाइपोटेन्यूज है। ये भी पूछा जाता है मोस्टली। उसके बाद ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योमेट्री में फिगर्स के मैंने डिस्कस किया है,
इस सेम ही लेक्चर में हम आगे भी मूव कर देते हैं। हाँ, पैथागोरम थ्योरम को पूछा जाता है। पैथागोरम थ्योरम में क्या होता है कि सिंपली है कि जब हाइपोटेन्यूज को हम प्लस करें, हाइपोटेन्यूज को हम स्क्वायर करें, ये वाली जो फिगर है, सॉरी, ये वाली जो है, इसको ध्यान में रखना है। क्या बता रहा है कि इन एनी राइट एंगल इफ आई ए एंड बी और द लेंथ ऑफ द लेग्स एंड सी इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्या है, कोई भी फिगर है तो जो ए है और बी है, ये लेंथ से किसकी, उसकी लेग्स की, इट मींस उसकी बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ से, और सी है जो वो हाइपोटेन्यूज है। जब हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल होगा सम ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। आगे मूव करते हैं। सर्किल, सर्किल का एरिया पूछा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एरिया का फार्मूला फिगर के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे तो सर्किल का एरिया का फार्मूला वो क्या है, सर्कल का एरिया का फार्मूला है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, जो पाई है इसका वैल्यू है 3.142। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और आर जो भी आपको मिलेगा आप सर्कल का इजीली एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद ये सर्कमस्टेंसेस किसे बोलते हैं, ये मोस्टली ये जो एमसीक्यू से ऐसे ऐसे पूछा जाता है। ये जो फार्मूला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि सर्कमस्टेंसेस का कौन सा फार्मूला है। तो सर्कमस्टेंसेस का फार्मूला सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी। डी का क्या मकसद है यहाँ पे, डी एक डिस्टेंस एक्सक्री पाई के। तो जनरली इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टू पाई आर क्या है, सर्कमटेंसेस। इट मींस कि जो सर्किल है उस कंप्लीट लेंथ है उसको हम सर्कमटेंसेस बोलते हैं, सॉरी सर्कमफेरेंसेस, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस के कंप्लीट लेंथ ऑफ अ सर्किल, उसका फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो फॉर एग्जांपल आपको आर मिला हुआ है यहाँ पे 2, तो इस सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.114, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 जो भी आएगा वो इसका सर्कमफेरेंस होगा। फिर डी इज द डायमीटर, डी आपको पता है डायमीटर है, और डायमीटर आपको पता है कि हाफ ऑफ द रेडियस है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, डी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, डी इज इक्वल टू 2r, और 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। और जब r फाइंड करेंगे तो क्या होगा, d अपॉन 2, इट मींस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ, और हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो ये रेडियस भी इस तरीके से निकालते हैं, और डायमीटर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ r। आपको पता है ये r है, ये जो r है ये रेडियस है। अगर डायमीटर निकालेंगे तो ये भी साइड निकाल लेंगे साथ, तो एक r ये होगी, एक r ये होगी, तो कितने होगा, 2r होगी। तो 2 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू डायमीटर। आगे मूव करते हैं। A circle has an angle of 360 डिग्री। ये भी मोस्टली पूछा जाता है कि एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं। ये 360 डिग्री है। अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी उसका जो एंगल होगी, उसकी एंगल होगी वो 180 डिग्री होगी। मोस्टली ये भी एमसीक्यू से पूछा जाता है कि हाफ ऑफ द सर्किल की जो डिग्रीज होगी, एंगल होगी, वो कितनी होगी, वो 180 डिग्रीज होगी। ये ध्यान रखना। इस सेम लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर में इस बेसिक मैथमेटिक्स की थ्योरी का आखिरी लेक्चर ले रहा हूँ, कि इसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने थ्योरी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी थी मैथमेटिक्स को, मैंने सारी डिस्कस कर दी है। इंशाल्लाह आप ये थ्योरी के लेक्चर लेंगे तो आपको एमसीक्यूज जल्दी में समझ में आएगी, आप यूं कर देंगे, एमसीक्यूज को जल्दी सोल्व कर देंगे, आपको इजी लगेगा कि एमसीक्यू से किस तरीके से सोल्व होगा, ये एमसीक्यूज में क्या पूछ रहा है। मोस्टली मैंने जो यहाँ ट्रिक्स और शॉर्ट जो एमसीक्यूज के जो ट्रिक्स होते हैं वही मैंने डिस्कस किए हैं। ये थ्योरी लाजमी आना चाहिए आपको। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी नहीं पता है, आप डायरेक्ट एमसीक्यूज करें, आप डायरेक्ट एमसीक्यूज आप कभी भी नहीं होंगे। अगर होंगे तो आपको वो रट्टा होगा, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, वो एक प्रोडक्टिव स्टडी के लिए आपको काम नहीं आएंगे। उसके बाद है अलजेब्रिक टर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अलजेब्रिक टर्म्स, जो मोस्टली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, और एमसीक्यूज में ये हेल्प करते हैं आपको सोल्व करने में।
वेरिएबल्स क्या होते हैं? डेफिनेशन सिंपली वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज अ लेटर दैट रिप्रेजेंट अ नंबर बिकॉज द नंबर इज अननोन और because it can change. For example, the number of days until your vacation until your vacation sorry until your vacation changes every day. So it could be represented by a variable x. For example, आपको बता रहा है कि यहाँ पे अगर आपको कोई नंबर दिया नहीं है, कोई भी एक इक्वेशन है या कहीं कहीं भी आपको नंबर का एग्जैक्ट पता नहीं है, तो क्या करेंगे आप? एक कोई भी अननोन नंबर है तो उसके लिए आप एक वेरिएबल उठा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्स वेकेशन में मुझे सर पे एक्सपेक्टेशन है कि सर मुझे एक्स वेकेशन दे दे। इट मीन्स कि सर मुझे कोई भी 5 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, छुट्टियां कोई भी दे सकता है। इस वजह से जो आपको अननोन नंबर्स हो रहे हैं उसके लिए हम वेरिएबल्स की नीड हमें पड़ती है। उसके बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज अ टर्म दैट डज नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल, वो कांस्टेंट टर्म है जो चेंज नहीं होगा। वेरिएबल चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, आप अननोन बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कि सर कितने वेकेशंस मुझे देगा। मैं जनरली बता रहा हूँ कि एक्स वेकेशन। इट मीन्स कि वो चेंज भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। जो कांस्टेंट है वो क्या है? वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है सर ने बोला है कि मैं आपको 2 वेकेशन दूंगा, सर ने बोला है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो 10,000 बोल दिया है तो वो सर 10,000 ही देगा। वो 10,000 से आगे पीछे नहीं हो सकता है। अगर वो कमिटमेंट के हवाले से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू है, जो एग्जैक्ट फिगर है, वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो 10,000 ही होगी। तो इस वजह से जो कांस्टेंट नंबर होती है वो डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। एक वीक में जो नंबर है, नंबर ऑफ डेज है, वो कितने? 7 है। आपको पता है 7 है तो वो 7 ही रहेंगे, वो कभी 6 नहीं होंगे, वो कभी 5 नहीं होंगे। तो इस वजह से के जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट का मकसद ये सेम, वो चेंज नहीं होंगे, उसको हम कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। मोस्टली ये न्यूमेरिकल से होते हैं जो कांस्टेंट नंबर होते हैं। की बात है एक्सप्रेशन। जैसे कि ये मोस्टली अलजेब्रा में पूछा जाता है कि एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। एक्सप्रेशन वो एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें आप वेरिएबल और कांस्टेंट को दोनों को प्लस करते हैं। ये जो लिखा हुआ है, हम पढ़ता हूँ उसको। हम पढ़ते हैं कि एन algebraic expression consists of constants, variables, numerals and at least one operations। क्या होगा कि एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ये है कि उसमें वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, न्यूमेरल्स भी होंगे, उसके अलावा एट लिस्ट वन ऑपरेशन होना चाहिए। वन ऑपरेशन का मकसद ये है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, 4 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट एडिशन तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो सारे चार ऑपरेशन है अर्थमेटिक, इसमें से कोई एक होना लाजमी है। उसके बाद इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इज बेसिकली अ मैथमेटिकल सेंटेंस। एक मैथमेटिकल सेंटेंस ही होता है इंडिकेटिंग दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, इसका मकसद ये है कि एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, उसमें टू जो एक्सप्रेशंस होंगे वो इक्वल होंगे। उसमें क्या होगा? इक्वल की साइन होगी। इक्वेशन के क्या मतलब है? इसमें इक्वल की साइन लाजमी मेंशन होगी। ये एनबीएल ऐसे है कि उसमें इक्वल साइन होगी तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। सॉल्यूशन किस तरीके से होगा? a number that makes an equation is true, a solution to that equation। for example, कोई भी एक इक्वेशन है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रू तब होगा जब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। फॉर एग्जांपल, इन यूजिंग द अबव इक्वेशन x प्लस 7 इज इक्वल टू 18। ये जो इक्वेशन दी हुई है x प्लस 7 इज इक्वल टू 18, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ये जो नंबर है 7, ये इक्वल की उस साइड है, हम लेके जाएंगे इस साइड तो हमें क्या मिलेगा? 7 माइनस 18 माइनस 7 क्या होगा? 11। तो x का वैल्यू क्या मिला? 11 मिला। तो ये क्या है? कोई सॉल्यूशन मिला, तो ये इक्वेशन है। तो गाइस, मैंने कोशिश की, बहुत ही कोशिश की कि जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक थ्योरी है मैथमेटिक्स में, वो मैं पहले क्लियर करवाऊँ, उसके बाद मैं एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करूँ। मैंने बहुत ही कोशिश की, अपने जो वसाइल थे मैंने कोशिश की स्लाइड्स वगैरह पे आपको समझाने की। तो मुझे होप है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे दूसरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो सारे लेक्चर आप देख लें। मैंने टोटली जो मोस्टली बेसिक मैथमेटिक्स में टर्मिनोलॉजी होती है, मैथमेटिक्स की टॉपिक्स होती है, मैंने सारे डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज। तो बाय बाय।
इंशाल्लाह आते हैं। अल्लाह हाफिज।